को मेरा अभिनंदन। मैं डॉक्टर मालिनी शर्मा, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर। एनईपी सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित किया था। 1986 के बाद से ये शिक्षा नीति में बहुत परिवर्तन किया गया। इतने वर्षों के बाद फिर ये संशोधित नीति हमारे सामने आई है। पूरे देश भर में लगभग 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं और ये सारे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अंडर आते हैं और ये स्कूल्स आर्मी वार्ड्स के लिए खोले गए हैं। और हमारा जो मोटो होता है वो होता है क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। आर्मी का जैसे आप जानते ही हैं कि उनकी अपनी एफिशिएंट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जानी जाती है, काफ़ी प्रोएक्टिव रहती है। तो यही वो अपनी शिक्षा संस्थानों में भी अपनाती है। बहुत समय पहले से ही नई शिक्षा नीति पे मंथन शुरू हो गया था और इस पर कई मीटिंग्स हमारे मैनेजर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफ़ी आर्मी ऑफिसर्स की एजुकेशन आर्मी एजुकेशन कोर और देश भर के मशहूर शिक्षाविद या चिंतन करने वाले उन सब लोगों के साथ मंथन किया गया और एक पॉलिसी बनाई गई जो हम सब आर्मी स्कूल्स को दी गई है और हम सब उसका अक्षरश पालन कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी तरह से सहयोग और योगदान दे रहे हैं। आर्मी स्कूल्स में हमारे एक फैकल्टी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर है दिल्ली शंकर विहार में, विच इज़ नोन एज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर टीचर्स एम्पावरमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में टीचर्स के एम्पावरमेंट पे, उनकी ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर है। उन्हें कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग ज़रूर करनी है। तो ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो टीचर्स का है, ये हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर करवाता है। तो हमारे टीचर्स की लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। इसके अलावा सीबीएसई, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, स्वयं, दीक्षा पोर्टल, निष्ठा पोर्टल, इन सब से भी हम सारे प्रधानाचार्य ध्यान रखते हैं कि हर टीचर इन सब से अपनी ट्रेनिंग कर पाए। इसके अलावा आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटीज़ के द्वारा कई ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया गया है जो हमारी ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। तो सभी आर्मी पब्लिक स्कूल्स टीचर्स की ट्रेनिंग का ध्यान रखा जाता है जिससे कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या लेटेस्ट जो भी शिक्षा में परिवर्तन आए हैं उन सब के बारे में जान सके और उसको शिक्षा में लागू कर सकें। जैसा कि अभी 10+2 फॉर्मेट से 5+3+3 फॉर्मेट हो गया है, आर्मी पब्लिक स्कूल्स पहले क्लास 1 से लेकर 12 तक थे, लेकिन इस फॉर्मेट के आने के पश्चात बाल वाटिका के स्कूल्स वो भी आर्मी द्वारा ही कंटोनमेंट द्वारा चलाए जा रहे थे। उन जहाँ पर चलाए जा रहे थे उन सब का मर्जर आर्मी पब्लिक स्कूल से कर दिया गया है। कुछ हो चुके हैं और कुछ अभी चल रहे हैं और जहाँ पर नहीं प्राइमरी स्कूल्स नहीं थे, ये फाउंडेशनल स्कूल्स, उनको वहाँ पर वो आर्मी स्कूल्स उनको खोलेंगे और हम इसका 5+3+3+ फॉर्मेट में ले आएंगे। अब नई शिक्षा नीति के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको मैं एक एक करके उठाऊंगी और हम आर्मी पब्लिक स्कूल्स किस तरह से उनको लागू कर रहे हैं। सबसे पहले जो शिक्षा नीति का जो फोकस है वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। नई शिक्षा नीति कहती है कि ज्ञान सिर्फ रटन विद्या तक नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान इस तरह से सृजित होना चाहिए कि बच्चे की तार्किक, रचनात्मक और नैतिक सोच का विकास हो। तो इसके लिए शिक्षा की पद्धतियों में बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे हम पहले लेक्चर मेथड्स का उपयोग करते थे क्लासेस के अंदर, टीचर एक सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहता था। अब ये सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। अब टीचर केवल एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। इज नॉट द सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो फैसिलिटेट करता है। वो पूरे विश्व को क्लासरूम के अंदर ले आता है। किसके द्वारा? तकनीक के द्वारा। तो अभी नई शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा या तकनीक के द्वारा शिक्षा देने पर बहुत जोर है। नई शिक्षा नीति कहती है कि अगर मैं इस विश्व के इस कोने में नहीं जा सकता, विश्व को क्लास में ले आओ, उस चीज़ को क्लास में ले आओ। तो इसको हम ला सकते हैं इंटरैक्टिव मतलब ये हमारे अंदर हमारी क्लासेस में सब जगह एक इंटरैक्टिव बोर्ड्स आ चुके हैं और इंटरनेट का, गूगल का प्रयोग होता है जिससे कि बच्चे को हर चीज़, ऑडियो विजुअल एड्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है जिससे कि बच्चा हर चीज़ को वहाँ पर समझ सके। क्योंकि लर्नर्स जो होते हैं वो केवल लर्नर्स जो होते हैं वो ऑडिटरी लर्नर्स भी हो सकते हैं, विजुअल लर्नर्स भी हो सकते हैं, कुछ लर्नर्स होते हैं काइनेस्थेटिक जो मतलब लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं। तो हम याद करने की सभी चीज़ों को छूते हैं, मतलब देयर डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपनी शिक्षण पद्धति को इस तरह से करें कि हम हर तरह के बच्चे की लर्निंग एबिलिटी तक पहुँच सकें।
हर बच्चा उसको कंसेप्चुअली समझ सके, उसका कंसेप्ट समझ सके, तभी बच्चे में मतलब सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझना है। तो तभी ज्ञान तभी सार्थक होगा जब उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा, जैसे सर ने भी बताया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है। अब कौशल विकास पर बहुत जोर दिया जा रहा है और सीबीएसई ने भी क्लास 6 टू 8 में 33 स्किल सब्जेक्ट्स किए हैं, 9 टू 10th में 22 स्किल सब्जेक्ट्स हैं और 11th-12th में 43 स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट हैं। मतलब शिक्षा का कार्य केवल बच्चे को डिग्री देना नहीं है, उसमें रोजगार की एक क्षमता का विकास करना है कि वो स्कूल से निकले और वो स्वरोजगार शुरू कर सके। तो इसीलिए इन स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट्स का आरंभ किया गया था और सभी आर्मी पब्लिक स्कूल्स बहुत सारे स्किल सब्जेक्ट्स को अपने स्टडीज़ में इंटीग्रेट कर चुके हैं। हम काफ़ी सब्जेक्ट्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, मार्केटिंग, कमर्शियल एप्लीकेशंस, ट्रैवल टूरिज्म, ब्यूटी वेलनेस, व्हाट टू डू व्हेन द डॉक्टर इज नॉट अराउंड, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सब अब आर्मी पब्लिक स्कूल्स अपना चुके हैं और बच्चों को इन पर शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा आने वाला युग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। समय तेजी से परिवर्तित हो रहा है, अब मैनुअल जॉब्स नहीं है, अब सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई लैब्स, वीआई लैब्स, इसकी स्थापना की गई है। तो जिससे बच्चे को अभी से ही ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट्स कर सके, जिससे आने वाले समय में, आने वाले 10 समय में रोजगारों का स्वरूप कुछ और ही होगा। जो आज हम देख रहे हैं वो नहीं होगा। 10 साल में बिल्कुल परिस्थिति बदलने वाली है, नए तरह के स्किल रिलेटेड जॉब्स आने वाले हैं और वो सारे एआई बेस्ड होंगे। तो बच्चों को अभी से ही इसमें पारंगत किया जा रहा है। क्लास 6 से ही कोडिंग आ चुकी है। बच्चों को पाइथन, जावा, इन सब लैंग्वेजेस में कोडिंग सिखाई जा रही है। अभी हम लोग मतलब जब हमारे एग्जीबिशंस भी हो रहे हैं, अब हम उसकी थीम हमारी नॉर्मल बेसिक प्रोजेक्ट्स नहीं बनाना है बल्कि एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाना है। मतलब ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। तो बच्चे उन सब प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं और काफ़ी रचनात्मकता के साथ, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उन प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काफ़ी सार्थक रहेगा। बच्चे ये सब स्किल्स को खेल-खेल के में सीखेंगे, जिससे कि उनको रोज़गार के लिए तैयार किया जा सके। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, इस हार्ड बाउंड्रीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। बच्चे ये ना समझें, क्योंकि बच्चे में एक हीन भावना आती थी कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। अगर साइंस वाला बच्चा अपने आप को समझता था कि मैं तो बहुत प्रिविलेज्ड बच्चा हूँ, मैं बहुत होशियार बच्चा हूँ। और ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाला बच्चा कि मैं थोड़ा-सा लोअर हूँ, मेरी परसेंटेज कम आई है, मुझे इसलिए ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, इनके बीच में हार्ड बाउंड्रीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। एक बच्चा जो साइंस सब्जेक्ट ले रहा है, वो म्यूज़िक, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स भी साथ में ले रहा है, साइकोलॉजी। तो बच्चे में हर सब्जेक्ट के प्रति एक रिस्पेक्ट कि नहीं, ये वोकेशनल सब्जेक्ट अब एक पार्ट ऑफ करिकुलम है, उनको वो ही दर्जा दिया जा रहा है जो एक साइंस सब्जेक्ट को दिया जा रहा है। तो बच्चे वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स और कला से संबंधित सब्जेक्ट्स भी एक गर्व के साथ पढ़ते हैं कि नहीं, अब आगे स्किल में या आगे जो सिनेरियो बदल रहा है उनमें इन सब्जेक्ट्स की बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें पेरेंट्स का और बच्चों का एटीट्यूड, माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अभी भी लोगों का माइंडसेट ये था कि साइंस अच्छा, कॉमर्स उससे थोड़ा-सा कम और ह्यूमैनिटीज़ तो उससे सबसे नीचे। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग और बच्चों की काउंसलिंग कि हर सब्जेक्ट में रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध हैं। तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षित करियर काउंसलर्स को हायर किया जाता है। तो हमारे ऑनलाइन काउंसलिंग का माध्यम यूज़ किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर। जैसे हम सेंट्रल कमांड में आते हैं तो सेंट्रल कमांड हमारे ये ऑनलाइन काउंसलिंग्स करवाता है और ये काफ़ी अच्छी होती है। वो एक्सपर्ट्स को लाता है, जैसे मतलब रोजगार के क्षेत्र में किन किन सब्जेक्ट्स का चयन करना चाहिए, बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। बच्चे के एप्टीट्यूड को जज करने के लिए भी काउंसलर्स हैं जो टेस्ट लेते हैं, बच्चे का किस क्षेत्र में रुझान ज़्यादा है, किस में उसकी दक्षता है, ये काउंसलर्स पहचानते हैं और ये वाले टेस्ट सब कंडक्ट किए जा रहे हैं हमारे स्कूल्स में। ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने इसको बिल्कुल कंपल्सरी कर रखा है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करिए और बच्चे को उसकी किस चीज़ में दक्ष है, वो किस में अच्छा निकल सकता है, उसका उसको बच्चे को पूरा मार्गदर्शन करिए। तो करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। ये सब भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक आईक्यू के अलावा उसे ईक्यू, एसक्यू, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। इसीलिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे मेंटल हेल्थ वीक चलाया गया, काउंसलिंग, गाइडेंस। आज के टाइम में एक काउंसलर को रखना और एक स्पेशल एजुकेटर को रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए, क्योंकि आजकल के दौर में बच्चे बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, समय परिवर्तित हो चुका है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे को पीयर प्रेशर है, सोशल मीडिया से भी टेंशन है।
ऐसा नहीं, वहाँ पे भी उसे कितने लाइक्स मिले उसकी भी उसे टेंशन हो जाती है। तो बच्चे एक सोशल मीडिया, इंटरनेट इन सब की वजह से भी तनाव से गुजर रहे हैं। तो एक काउंसलर स्पेशली इन चीज़ के लिए है कि जो बच्चों की मॉरल, सोशल सब तरह की काउंसलिंग करता है। इसके लिए वो हर बच्चे का एक पर्सनलाइज्ड रिकॉर्ड रख रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो मुझे लगता है जो एनईपी लाई है हर बच्चे के व्यक्तिगत विकास में। हर बच्चा क्या मानसिक संघर्ष से गुजर रहा है, उसके संघर्षों को समझना और उसे गाइडेंस देना। ये बहुत ही अच्छा एक सोशल स्पेशल एजुकेटर। एनईपी का फोकस आज इंक्लूसिव एजुकेशन पे है। पहले इस तरह के जो बच्चे जिनमें थोड़ी सी डिसेबिलिटीज होती थी, जैसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने 21 तरह की डिसेबिलिटीज डायग्नोज करी हैं। तो आज सीबीएसई या नई शिक्षा नीति ये कहती है कि उन बच्चों को भी समावेश किया जाए, उनको अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। एक बच्चा जो मानसिक रूप से विकलांग है या उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, उसे ऑटिज्म है, उसे स्पैस्मोडिक चाइल्ड है, वो अलग से नहीं पढ़ेगा। वो एक सभी बच्चों के साथ पढ़ेगा जिससे कि वो मुख्य धारा का हिस्सा बन सके। और दूसरी बात है बाकी सब बच्चे, क्योंकि उसे वो समाज का एक अभिन्न अंग मान सके। उनके साथ कैसे रहना है, कैसे समाज में योगदान करना है, कैसे उन्हें मुख्य धारा में लाना है। तो इस तरह से नैतिक मूल्यों का भी विकास हो रहा है। तो स्पेशल एजुकेटर स्पेशली इन बच्चों को एक सीबीएसई के साइट है उसमें एक मतलब एक एप्टीट्यूड टेस्ट है प्रशस्त। हर टीचर को ट्रेन किया गया है कि वो बच्चों के सिम्टम्स को देख के पहचान सके। तो वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करता है, एक चेकलिस्ट है विच हैज बीन डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इन्होंने एक प्रशस्त डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट डेवलप करी है। तो हर टीचर उसमें ट्रेंड है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने बिल्कुल ये एश्योर करते हैं कि सब टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि वो इस तरह के बच्चों को पहचान सकें। आमतौर से उनके अंदर बनाता है। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि जो सबके बराबर लागू हो, बल्कि ये इसका उलट ही है कि तरह तरह की टीचिंग मेथड्स को एक्सप्लोर करें कि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके। तो इस तरह के जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनको भी एक समान अवसर मिलता है। टीचर को तरह तरह की टीचिंग मेथडोलॉजीज का इस्तेमाल करना है जिससे कि बच्चा उस सामान्य स्तर पर आ सके। तो ये मैं सोचती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा ये प्रयत्न है नई शिक्षा नीति द्वारा। इसके अलावा हमारी जो स्कूल्स में पायलट प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं इन बच्चों को पहचानने में, और इनके लिए टैलेंट एजुकेशन प्रोग्राम अलग से चलाया जा रहा है। तो एक जीआरडी टाटा द्वारा एक स्टार्टेड एक नियास है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम चलाती है। उनको स्पेशल बिकॉज इसी तरह के बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत होती है जो समाज में कुछ योगदान कर सकते हैं। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स को पहचानना ये भी एक नई शिक्षा नीति का एक अनन्य भाग है, और मुझे लगता है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है। इसके अलावा कई चीज़ें नई शिक्षा नीति में है, जैसे मल्टी डिसिप्लिन। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है नई शिक्षा नीति का, और सभी आर्मी स्कूल इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा लाइफ स्किल्स डेवलप करना। अब शिक्षा केवल डिग्री या सर्टिफिकेट या मार्क्स तक ही सीमित नहीं है, बच्चों में जीवन कौशल का विकास करना है। इसके लिए आर्मी वेलफेयर एजुकेशन, जो ये सर ने अभी बताया कि क्लब एक्टिविटीज़ ये सब हो रही हैं, ये सभी जीवन कौशल का विकास करने के लिए हो रही है। हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट क्लब्स हैं और मॉक ड्रिल्स होती हैं। इसके अलावा आर्मी द्वारा समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग, वेबिनार, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, करियर गाइडेंस और एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब इश्यूज पे लेके काफ़ी वेबिनार्स और आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा कराए जाते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को इन सब के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। जीवन कौशल के विकास के लिए जैसे मॉक ड्रिल्स, अर्थक्वेक कैसे आप करेंगे, तो ये सब चीज़ें एक अनिवार्य अंग बन चुका है आज। तो ये सब चीज़ें स्कूलों में हमारे कराई जा रही हैं। इसके अलावा जैसे ये सर ने ये भी बताया कि पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, आप स्कूल जो है वो अपने आप में सिर्फ प्रिंसिपल और बच्चे या टीचर्स इसकी एक लिमिटेड ग्रुप नहीं है। स्कूल में और भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स, बाकी कम्युनिटी, इन सब को भी स्कूल के दायरे में लाना है, वो सब भी शिक्षक हैं। तो इसके लिए पेरेंट सपोर्ट ग्रुप का भी गठन किया गया है। जितने भी पेरेंट्स किसी भी तरह का बच्चों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो उनका हमने डाटा कलेक्ट किया है और उनको समय समय पर हम बुलाते रहते हैं, जिससे कि वो भी अपना योगदान बच्चों की शिक्षा में दे पाएं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए मंचासीन प्रिंसिपल्स, इस विद्यालय के स्टाफ एवं इस कार्यक्रम की
जानकारी में सम्मिलित होने के लिए पहुँचे विभिन्न समूहों के पत्रकारगण, आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। अभी जो हमारी वार्ता चल रही है उसका सार आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि जो एनईपी किस उद्देश्य को लेके, जैसा कि अभी बताया गया आप लोगों को कि ये थर्ड एनईपी प्रोग्राम है। तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी, ये लागू की गई है। इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? पिछली जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ थी उसको लेकर जब हमारे यहाँ एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि सब कुछ करने के बाद भी हम एजुकेशन की फील्ड में अदर्स मतलब अन्य देशों की अपेक्षा पिछड़े हुए। और आपको शायद जानकारी हो कि कितना बड़ा स्टेप लिया गया कि जो हमारा मंत्रालय था, जिसको MRHD कहा जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम तक परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय किया गया इस नई शिक्षा नीति। और इसमें जहाँ शिक्षा नीति में जो मेन फोकस रहता है वो शिक्षा से ही रिलेटेड रहता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ लर्निंग को भी जोड़ा गया। अब शिक्षा को बेस मानते हुए उसका अप्लाइड एस्पेक्ट, कैसे हम इसको छोटे स्तर से बड़े स्तर तक पहुँचाएं। और अभी मैडम और सर अरोरा सर ने आप जैसे बताया आप लोगों को कि कितने स्तर से होके हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये अभी जो 3 कैटेगरीज के विद्यालयों की प्रिंसिपल्स के द्वारा आपने एनईपी प्रोग्राम्स जो उनके यहाँ लागू किए गए हैं उनके बारे में सुना। राज्य स्तर में शायद हम कहीं ज़्यादा पिछड़े हुए। उसका कारण ये था कि हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत हो जाता है। हमारे पास सबसे बड़ी रिसोर्सेज की, जहाँ आपके हम इसी स्कूल की बात करें केंद्रीय विद्यालय की, तो हमारे इस जनपद में 2 स्कूल हैं। किसी हमारे गवर्नमेंट स्कूल से आप कंपेयर करें तो हम लोग इनसे कहीं पीछे चले जाते हैं, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ स्कूल्स जो है बहुत ज़्यादा। शिक्षा का उद्देश्य हर विद्यालय में वही है, बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। कैसे क्वालिटी वाइज एजुकेशन उसको दी जाए, कैसे उसके स्तर को इम्प्रूव किया जाए, यही उद्देश्य को लेकर इसका समावेश राज्य स्तर पर भी किया जा रहा है। पहले जो हम लोगों के लिए एक अलग सा लगता था कि जो विशेष श्रेणी के विद्यालय, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे आर्मी स्कूल्स हो, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय हो, तो इनका फंडिंग भी अलग रहता था और इनकी जो एक्टिविटीज़ भी हों वो हमसे बहुत अलग है। लेकिन आज जब आप हमारे विद्यालयों को भी उठा के देखिए, राजकीय विद्यालयों को, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि वो प्रत्येक स्तर के विद्यालय को उसमें जोड़ा जाए और काफ़ी स्तर तक हम लोग भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो यूटिलाइजेशन जो अपने गतिविधियों के द्वारा समावेश कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ। अभी बार बार मैं उन ऐप्स का जिक्र नहीं करूँगा, जैसे निपुण हो गया, दीक्षा हो गया, प्रशांत हो गया या विद्यांजलि है। अब हमारे राजकीय स्कूलों को भी विद्यांजलि में रजिस्ट्रेशन के उपरांत जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। मैं बरखेड़ी की ही बात कर रहा हूँ। पिछले 2 सालों में उन्होंने लगभग 15 लाख रुपए हमारे विद्यालय पे खर्च किया है। एक अकेला विद्यालय बरखेड़ी नहीं है, हमारे इस क्षेत्र के लगभग किसी न किसी इंडस्ट्री के जो ओनर हैं उनके द्वारा इनको अडॉप्ट कर लिया गया। एक नया वो CSR कैटेगरी कहलाती है, उसके अंदर ये लोग अपना प्लानिंग बनाते हैं और उसमें फंडिंग करते हैं। जो प्रोग्राम्स बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हैं वो उनका हमारे यहाँ भी अचनंसा लागू कर दिया गया है। कैरियर एंड काउंसलिंग की बात है, हमारे यहाँ भी कैरियर एंड काउंसलिंग हो रही है। हमारे यहाँ सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए एक प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि कैसे वो अपनी सामान्य ढंग से अपनी विषम परिस्थितियों में स्वयं रक्षा कर सकें। उसके लिए
डिफेंस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। कैसे बच्चे को जो उसकी परिस्थिति है या वातावरण से स्वच्छता हो गया या ग्रीनरी को लेके हो गया, इको क्लब हमारे यहाँ भी डेवलप किए गए हैं। कैसे अगर हम इलिटरेट्स की बात करें कि हम कैसे हमारे क्षेत्र में, चूँकि हम लोग तो ग्रामीण, अधिकांश हम लोगों का संपर्क जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही है, तो हमारे यहाँ ये स्थिति ज़्यादा है कि लिटरेट्स वाली कैटेगरी, तो उसके लिए भी हमारे विद्यालय स्तर पर क्लबों का गठन किया गया, बच्चों को जोड़ के टीचर्स के माध्यम से। जो टीचर्स की बात ट्रेनिंग की हो रही है, अभी तक हमारे यहाँ ऑफलाइन मैक्सिमम होता था। डाइट प्रशिक्षण संस्थान जिले स्तर पे हैं, उन पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन टीचर्स को भी बेसिक स्कूल में तो सभी को टैबलेट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष बच्चों को भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो बच्चे पास हुए थे उनको टैबलेट्स दिए गए थे। तो ये जो उद्देश्य है कि कैसे हमारे जो निम्न स्तर का बच्चा है वो भी उच्च स्तर के परिवेश के बच्चे से अपने को कॉम्पीट कर सके, उसका पूरा जो सरकार का प्रयास है कि इन विद्यालयों में उनको अच्छांसा लागू किया जाए, और हम लोग कर रहे हैं। बच्चे का मूल्यांकन अभी तक केवल टीचर्स के द्वारा होता था, अब हमारे यहाँ भी 3 लेवल कर दिए गए हैं। एक बच्चा स्वयं करेगा, एक उसका जो कलीग होगा, बच्चे का सहपाठी, वो करेगा, और तीसरा टीचर कर दिया गया, यानी 3 लेवल पे उसका मूल्यांकन किया जाएगा। पाठ्यक्रम में पहले हमारे यहाँ सीबीएसई पैटर्न से अलग हुआ उत्तराखंड बोर्ड है। हमारे यहाँ पहले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो नहीं हुआ करते, या जो प्रोजेक्ट की बात की जाती है वो हमारे 8 सब्जेक्ट में नहीं होते। तो अब हिंदी हो, इंग्लिश हो, इन सभी में हमारे यहाँ भी उस सिलेबस को लागू किया गया है, ताकि बच्चा जो है वो किसी भी कंटेंट को सरलता से समझ सके, और जो बच्चा समझ लेगा कि उसको एक्सप्लेन भी करेगा, उसका आईक्यू लेवल भी इम्प्रूव होगा। इसी के साथ साथ जो है ये गतिविधियाँ मेन हमारी हुई, और के कुछ मैं चाहूँगा हमारे ओझा जी, इन्होंने एक लंबा समय रामनगर उत्तराखंड बोर्ड में भी बिताया है, एक्सपीरियंसेस भी इनके। मैं रामेंद्र कुमार ओझा, प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट हाई स्कूल मानपुर। आप सभी का जो हमारा NEP इसके 3rd एनिवर्सरी में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अभी हमारे जो पूर्व वक्ताओं ने लगभग सारी बातें बता दी हैं। जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की बात है, आप सभी जानते हैं कि पहले यूपी का सिलेबस, जब पहले उत्तराखंड नहीं गठन हुआ था तो उत्तर प्रदेश था, और उत्तराखंड गठन के बाद भी काफ़ी समय तक यूपी का ही सिलेबस चलता रहा, और लगभग हम सभी लगभग यूपी के ही सिलेबस के पढ़े हुए हैं, आप लोग भी उसी से। बाद में क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने CBSE को अडॉप्ट किया, पहले हाई स्कूल में, उसके बाद इंटरमीडिएट में। CBSE को अडॉप्ट करने से पहले, खैर डिपार्टमेंट की बात है, मैं नहीं कहना चाहूँगा, एक जो प्री प्लानिंग होती है, पहले से जो अपनी सोच बना रहना चाहिए, वो नहीं हुआ, अचानक लागू कर दिया गया। हमारे टीचर्स इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा काम किया। और इसमें हमारे जो संस्थाएं हैं स्टेट लेवल की, हमारे जैसे सीमेंट है, SCRT है, स्टेट बोर्ड है, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया, इस पर बहुत काम किया है। जहाँ तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात है, इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, 5+3+3+4, इसमें बाल वाटिका से स्टार्ट हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट में भी बाल वाटिका से शुरुआत हो चुकी है। आप सब गए होंगे, आपने देखा होगा, बहुत सारे हमारे पहले आंगनवाड़ी केंद्र हुआ करते थे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती थी, वही गांव में देखती थी। लेकिन अब जो हमारे कुछ गांव में कुछ जो प्राइमरी स्कूल हैं, वहीं पे बाल वाटिका उससे अटैच हो गया, उससे लिंक हो गया है। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है सारी लगभग बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे उपलब्ध करा दी हैं, मतलब बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए
बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, खेलने कूदने सारी सुविधाएं हैं। तो जो स्टार्टिंग लेवल है, फाउंडेशन लेवल है, जैसे मैम ने बताया कि बच्चों को एक अक्षर का ज्ञान हो जाए, एक गणित का ज्ञान हो जाए, जोड़ घटाना बच्चों का आ जाए, तो वही जो 3 इयर्स का बच्चा है स्कूल में जाएगा, वहीं से सीखेगा और सीखते सीखते फिर वो फर्स्ट क्लास में आएगा, सेकंड में आएगा। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बाल वाटिका का शुरुआत कर दिया है। इसके बाद हमारा आते हैं जब नेक्स्ट लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे या जूनियर हाई स्कूल लेवल पे, वहाँ पर भी जो है अभी हमारे श्रीवास्तव जी ने बताया कि अभी कोविड चल रहा था, कोविड दौरान ऑनलाइन टीचिंग हुई। इसके बाद अभी भी जब हमारे कोई विंटर वेकेशन या समर वेकेशन होते हैं तभी ऑनलाइन टीचिंग चलती है। टीचर्स को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। हमारे जो डाइट्स है SCRT के से जुड़े हुए हैं डाइट्स है, वहाँ पर टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे ट्रेनिंग दी जाती है। अभी भी कौशलम का चल रहा है, कौशलम का है। इसके अलावा आनंदम SCRT का छोटे बच्चों के लिए आनंदम, बिल्कुल खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, खेल के, हंस के, बोल के। तो आनंदम है, कौशलम है। तो इस तरह से सभी को जो है एक मतलब प्रिपेयर किया जा रहा है कि आगे के लिए, भविष्य के लिए तैयार हो। जहाँ तक वोकेशनल एजुकेशन की बात है, स्टेट गवर्नमेंट ने हाई स्कूल से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर दिया है। अभी एट प्रेजेंट लगभग 217 हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल है, मतलब हाई स्कूल है, जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है। और इंटरमीडिएट में बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है, जहाँ पे हमारे ब्यूटिशियन कोर्स है, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, IT सेक्टर्स के कोर्सेज हैं। ये सारे बच्चों को क्लासेस में भी टीचर्स को अवेयर किया जा रहा है कि बच्चों से, जैसे हमारे यहाँ कोई एलिट वर्ग का बच्चा तो आता नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत अब मतलब छोटे स्तर तक, मतलब जो लेवल के बच्चे हैं, मतलब जो बेचारे मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे आते हैं। लेकिन उनमें भी बहुत सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि उनको अगर मौका मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिनके माँ बाप सब्जी बेचते हैं, आप देखिए जब सब्जी की दुकान बच्चे बैठते हैं, आप लोग सब्जी लेने जाते हैं ना, आपने उसको 75 रुपये का सब्जी लिया, आपने उसको 100 रुपया 200 का नोट दे दिया, तो बच्चा तुरंत जो है कैलकुलेट करके आपको पैसा वापस कर देता है, सही पैसा वापस करता है, देर नहीं लगाता है। जबकि हम आप थोड़ा सा कुछ देर हिचकते हैं कितना पैसा वापस करेगा। लेकिन छोटा बच्चा जो 3-4 साल 5 साल का है, अगर वो सब्जी की दुकान बैठा हुआ है तो तुरंत ही कैलकुलेट कर लेता है कि सर ने जो हमको 100 रुपया दिया है, 50 रुपया दिया है, 38 रुपये सब्जी है, तो हमको उसको 12 रुपये वापस करना है, तो तुरंत ही 12 रुपये वापस कर देता है। यानी बच्चों का जो IQ लेवल है ना, बहुत बढ़िया है। तो ये जो हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो गाँव से आते हैं, उनमें बहुत ही बच्चे इंटेलिजेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों में जो ड्राइंग, पेंटिंग, आप समझिए इतना सुंदर सुंदर बच्चे जो है मूर्तियां बनाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है इन सब बच्चों को उत्साहित करेगी। अभी कला उत्सव, पिछले साल कला उत्सव हुआ, इस साल भी कला उत्सव होना है। ज़्यादातर बच्चे हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग, पेंटिंग, कला में मूर्तियाँ बनाए। अभी मुखौटा वाला एक चल रहा था कि मुखौटा बना के लाइए, बहुत सुंदर से मुखौटे बच्चे बनाते हैं। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा एक डिमेरिट यही है कि हमारा जो टीचर्स हैं, पहले तो स्कूलों में टीचर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। जैसे हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं या केंद्रीय विद्यालय, जवाहर विद्यालय, यहाँ पे स्टाफ की कमी नहीं है। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, एक ही टीचर है वो ऑलराउंडर हो गया है, मल्टीपर्पज वर्कर हो गया है। प्रिंसिपल मल्टीपर्पज वर्कर है, प्रिंसिपल जो है बाबू का भी काम करता है तो प्रिंसिपल काम करता है, तो टीचर का भी काम करता है। तो ये जो है यहाँ दिक्कत यही है, बस यही हम पीछे आते हैं। नहीं तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो है सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। जब से CBSE अडॉप्ट किया है तब से एकदम पैरेलल चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड जो है बिल्कुल के पैरेलल चल रहे हैं CBSE के। जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हमारे टीचर जाते हैं, SCRT जो है उनको ट्रेन करती है, NCERT भेजते हैं। अभी बिफोर लास्ट ईयर जो है मैं 2020 में मैं स्वयं कोपसे की बैठक में गया था दिल्ली में, नहीं है। अब स्टेट बोर्ड से ये दिक्कत है कि यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है। लेकिन फिर भी जो NEP आई है, NEP को
बिल्कुल मनोयोग से स्टेट गवर्नमेंट लागू कर रही है और प्रयास कर रही है कि हम बेहतर अपना प्रदर्शन परफॉर्मेंस दें। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी हमारे स्टूडेंट ने बताया विद्यांजलि पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है, हम सभी जुड़े हुए हैं। जो दीक्षा पोर्टल है, हमारे सारे टीचर्स जो इससे जुड़े हुए हैं। विद्यांजलि से CSR के माध्यम से अब कुछ स्कूल छूटे हुए हैं, कुछ स्कूल को ले लिया है, तो यहाँ भी है। इसके अलावा जो है ये बहुत सारे जितने प्रोग्राम चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। अभी इस साल जो है स्टेट बोर्ड ने जो है सुधार परीक्षा स्टार्ट कर दिया है अभी 6 तारीख से, जो जिसको सप्लीमेंट्री एग्जाम कहते हैं ना, जो बच्चे हमारे फेल हो गए या जिनके नंबर कम आए। पहले क्या होता था, स्क्रूटनी होती थी। स्क्रूटनी में क्या होता था कि बच्चे को अगर नंबर कम आया तो उसकी जो आंसर बुक्स है उनमें खाली नंबर टोटल के आते थे। देखा जाता था स्क्रूटनी में कि बच्चे के जो ऊपर कॉपी के ऊपर जो केजिंग बनी हुई है उसमें वो नंबर पोस्ट है जो अंदर है कि नहीं है। तो कोई टीचर गलती तो करता नहीं है। तो बच्चे के स्क्रूटनी में क्या होता था कि तहत जो बच्चे की आंसर बुक है वो दे रहे हैं, जिरास कापी उसकी दे रहे हैं, 400 रुपये उसकी फीस ले रहे हैं और उसकी दे रहे हैं उसको। उसमें क्या होता है कि गार्जियन भी, बच्चा भी, उसका मतलब टीचर भी, सभी उसके बच्चे ने क्या लिखा है कापी में वो सभी देखते हैं। अगर हमारा बच्चा है, हमने उसकी कापी मंगा लिया है तो मैं तो देखूंगा ही, हम भी देखें कि हमारे बच्चे ने क्या किया है। बच्चा जिससे कह रहा है कि हमारे जो है इसमें 86 मार्क्स आने चाहिए और उसके 46 मार्क्स आए हैं, तो कह रहे मेरे 86 आने चाहिए, तो कहाँ गलती हुई है। तो गार्जियन भी देखता है, फिर जो सब्जेक्ट टीचर वो भी देख लेता है कि बच्चे के वास्तव में कितने नंबर होने चाहिए। ये मतलब खुला हुआ है कि कोई गोपनीयता नहीं रह गई कि भाई आंसर बुक हम दबा कर रख लेते थे, उसको बीट आउट कर देते थे, किसी पता नहीं चलता था बच्चे ने क्या लिखा क्या नहीं। अब ओपन RTI का तो उसमें होता क्या है कि बच्चे के जो मार्क्स बढ़ जा रहे हैं। कई केसेस जैसे आए कि बच्चे के 36 मार्क्स थे, उसके 86 हो गए। आप लोग तो प्रेस वाले हैं, आपको पता ही है, आप लोग तो निकालते भी है कि कैसे हो गए। क्योंकि जब बच्चे के जो मार्क शीट भर जाती थी तो 8 की जगह पे 3 वाला गोला ब्लैक कर दिया। परीक्षक साहब ने जो है 8 की जगह 3 वाला गोला ब्लैक कर दिया। जो स्कैनिंग मशीन है वो तो गोले पड़ती है, तो 36 का 86 हो गया। मतलब ऐसी गलतियां हो जाती थी, लेकिन अब इन गलतियों को रिमूव किया जा रहा है। इस सब गलतियों से मूल्यांकन में पहले क्या होता था, टीचर्स का एक ही कॉन्सेप्ट था, सीधे जाता था, वो देखता था कि लड़के ने क्या नहीं लिखा, क्या लिखा है। जो हमारे मूल्यांकन अब होते थे ना, क्या लिखा है इसने, उस लिखे पे नंबर देता था। क्या नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा, इसमें मार्किंग करते थे। अब क्या हुआ, लड़के ने क्या लिखा है इस पर मार्किंग की जाती है। कई सालों से हम लोग जो है मूल्यांकन केंद्रों पे गए, वहाँ पे ट्रेनिंग दिया हम लोगों ने कि भाई अपना जो विजन है उसको आप क्लियर कीजिए, पॉजिटिव रखिए एटीट्यूड में कि लड़के ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा मत देखिए, क्या लिखा है इसको देखिए। जैसे आप CBSE में देखिए, CBSE का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है अलग है, हमारे यहाँ का पैटर्न पहले अलग होता था। अब हम बोर्ड वाला जो हमारा जो स्टेट बोर्ड है ये भी उसी पैटर्न पे अपने क्वेश्चन पेपर तैयार करवा रही है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, मतलब इस तरह से जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले सालों के पेपरों को, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए, जिससे अब रिजल्ट क्या होता है, इंप्रूव हो गया काफ़ी। कहाँ पहले से 60%, 55%, 40% रिजल्ट आते थे स्टेट बोर्ड के, है ना, अब क्या 80, 85, 90% रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब एक तरह से प्रयास हो रहा है स्टेट बोर्ड का कि हम भी इनके साथ कदम से कदम मिला के चलें। जो हमारे CBSE है, ICSE है, इनके साथ कदम से कदम मिला के चलें, इनके बराबर आए। तो इस तरह से स्टेट बोर्ड भी जो है ये पूरा प्रयास कर रही है। इसमें जो है जो सुधार परीक्षा है, सुधार परीक्षा में भी जो क्वेश्चन पेपर सेटिंग है या और सारी चीज़ें हैं बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे ही है। लेकिन बच्चों को ये देखा जा रहा है कि बच्चे अगर बहुत ही मेहनती होते, बहुत अच्छे होते तो क्यों फेल होते, है ना। इसलिए सुधार परीक्षा में भी ऐसी चीज़ों को शामिल किया जा रहा है कि जिससे बच्चे अच्छे से निकल सकें। तो इस तरह से स्टेट बोर्ड भी जो है बहुत सारे काम कर रही है। NEP के द्वारा जो है बहुत सारे काम कर रही है। जितने भी चीज़ें हैं जो हमारे दूसरे बोर्ड में, CBSE में, ICSE में, अदर बोर्ड में जो आज चीज़ें लागू की जा रही है NEP के माध्यम से, वो हमारे स्टेट बोर्ड भी इसको टोटली फॉलो कर रहा है। अभी जब तो था कि हमारे यहाँ जो है जो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स थे अभी तो एक ही हिंदी मीडियम के थे। अभी बिफोर लास्ट ईयर से जो है
अटल उत्कृष्ट विद्यालय खुल गए। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को सीधे सीबीएसई से उनको लिंक कर दिया गया। तो अब यहाँ पे भी जो है प्रयास किया जा रहा है कि ये जो है इंग्लिश मीडियम हमारे यहाँ भी चले, बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करें। हमारे बहुत सारे स्टेट बोर्ड के जो स्कूल हैं, जो मैनेजमेंट के स्कूल हैं, मैनेजमेंट के स्कूलों में भी दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों चल रहे हैं। पहले खाली हिंदी मीडियम चलते थे, लेकिन अब उनको भी मान्यता स्टेट बोर्ड दे रहा है कि इंग्लिश मीडियम चले वहाँ भी। तो इस तरह से स्टेट बोर्ड भी जो है बहुत अच्छा इंप्रूव कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और एनईपी के जितने भी इसके नॉर्म्स हैं, इसके जो मतलब चीज़ें हैं, वो सबको अडॉप्ट कर रही है और इस पर भरसक पूरा प्रयास कर रही है। धन्यवाद। जो आपका प्रश्न है ये शिक्षा नीति से तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन शिक्षा के अधिकार से ज़रूर कनेक्टेड है। तो बच्चे की फ़ीस की वजह से बच्चे को रोकना ये कंसर्न स्टेट का या सेंटर का परव्यू है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे केंद्रीय विद्यालय में भी फ़ीस की वजह से हम किसी बच्चे को होल्ड नहीं करते, उसका एग्ज़ाम नहीं रोकते। लेकिन हो सकता है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसा कर रहे हों, तो उसके लिए स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को कुछ प्रयास करने चाहिए। हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी एक तो फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे कि आप बात कर रहे होंगे, या फ़ीस थोड़े हायर लेवल पे होती होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, एटलीस्ट अप टू द एज ऑफ 14 हर बच्चे को मिलनी चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल वाले कोई नहीं है। यहाँ पर मैडम है प्राइवेट नहीं स्कूल है, लेकिन वो भी हमारे भी नहीं होता है। आर्मी स्कूल थी ना, हाँ। आर्मी नहीं, स्कूल कंप्लेन अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे की भी हो नहीं, सुनिए पहली बात तो हमारे जो स्टेट बोर्ड के हैं या सेंट्रल बोर्ड के हैं, यहाँ किसी को नहीं रुकता है। रुकते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले, जो मैनेजमेंट उनका बिजनेस है, वो बिजनेस उनका है, उनको भी उनकी भी रेमेडी है। वो जाते हैं, बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो हमारे ब्लॉक एजुकेशन अफसर के पास आते हैं, सीओ के पास आते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो लोग कि भाई बच्चे का जो रिजल्ट है इसको ना रोका जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना रिजल्ट कार्ड घर के मारे ले ही नहीं जाते। भाई जब हमारी क्षमता नहीं है कि हम अपने बच्चों को 4,000 का पर मंथ फीस दें, है ना, तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में क्यों दाखिला कराते हैं? अगर दाखिला करा दिया तो आरटी के माध्यम से बच्चे आते हैं। आरटी के तहत भी बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो आरटी के द्वारा जो है बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, पब्लिक स्कूलों में उनका फीस जो है गवर्नमेंट देती है। उन बच्चों का तो रोकने का कोई मतलब ही नहीं। कुछ गार्जियन ऐसे हैं, भाई हम ही हैं, हम देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है आर्मी स्कूल पढ़ रहा है, तो मेरा बच्चा क्यों ना पढ़े, जबकि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने बच्चे को आर्मी स्कूल में भेज सकें। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इकट्ठा किए कर दी, फिर बाद में हम फीस नहीं दे पाते। उनकी भी कुछ मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई रोका तो गलत है। मानवता के नाते भी नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, उसके बाधा नहीं डालनी, उसके एजुकेशन बाधा नहीं डालनी चाहिए। अच्छा, ये 90% से एबव का जो दबाव बच्चों पर होता है, इसको कैसे दूर किया? देखिए, नई शिक्षा नीति में जो कहा गया है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, इसमें दबाव बच्चे का परसेंटेज पर नहीं, दबाव बच्चे के लर्निंग पर है कि कितना वो लर्न कर रहा है। तो हमारे लिए जो कक्षा में होते हैं तो बच्चे सभी कैटेगरी के बच्चे होते हैं। हम बोलते हैं जो इंटेलिजेंस होती है ये इनबॉर्न होती है, जन्म से आती है। हम उसको पॉलिश तो कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी क्लास में जो भी बच्चा है, जितनी भी कॉम्पिटेंसी उसकी है, अभी जो एनडीपी का भी विजन है कि बच्चे की जितनी कॉम्पिटेंसी है उसको मैक्सिमम एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, तो वो दबाव उन पे नहीं। इसके लिए पेरेंट की काउंसलिंग, बच्चे की काउंसलिंग, और हर स्कूल में काउंसलर है जो बच्चे को इस स्ट्रेस से दूर करने के लिए करता है। क्योंकि बच्चे को समझाया जाता है कि जो परसेंटेज नहीं जो आपका प्रोफेशन बनाएगी, ये आपकी कॉम्पिटेंसी है जो आपको प्रोफेशन बनाएगी। क्योंकि कई बार आप देखते हैं अभी जब सिविल सर्विसेज के रिजल्ट निकलते हैं, उसमें कई सिविल सर्स होते हैं जो अपनी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट डालते हैं, जिसमें कि वो 40% से पास हुए होते हैं या 50% से पास हुए होते हैं। लेकिन उसके बाद वो अपनी कॉम्पिटेंसी, अपने दिमाग, अपनी मेहनत को इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए IAS
तक बन जाते हैं। तो ऐसी स्टोरीज़, ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों के साथ साझा करने चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे के पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, क्योंकि बच्चा तो अभी टेंडर माइंड है, उसके ऊपर ये प्रेशर स्वयं नहीं आता, उसके ऊपर ये प्रेशर समाज और उसके परिवार के द्वारा डाला जाता है। नहीं, इसमें अक्सर देखो ना स्कूलों से भी जब हाँ। हम लोगों के पास अगर एग्जाम के बाद जब वो आते हैं फोटोज आते हैं तो 90% से एबव वालों के ही आते हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि वो 90% वालों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। देखिए ये एक समझ लीजिए एक सिस्टम है कि आप लोग हमसे मांगते हैं कि अपने स्कूल के टॉपर्स के फोटोग्राफ और उनके परसेंटेज दे दीजिए, जबकि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट इतना रहा कि हमारे स्कूल में इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए और इतना परसेंटेज हमारा रिजल्ट रहा है। फिर हमसे मांग होती है कि कितने कौन कौन से बच्चे, उनके फोटोग्राफ्स हमारे को दे दी जाए। और प्राइवेट स्कूल्स का मैं कहूँगा कि उनका एक एडवर्टीजमेंट होता है कि जितना ज़्यादा बच्चा उनका 90% आएगा वो पेरेंट्स को इनवाइट करेगा कि उनके स्कूल में एडमिशन लेंगे। तो सर जैसे 90% वाले बच्चों का टारगेट किया जाता है, तो क्या इसको लेकर देखिए खाली ये एक्चुअली क्या है, रिजल्ट के टाइम पर इन 90% वाले बच्चों को अहमियत दी जाती है, क्योंकि वो रिजल्ट टाइम होता है। अभी आप स्पोर्ट्स में देखेंगे तो उन सब बच्चों का भी आप फोटोग्राफ स्पोर्ट्स में डालते हैं कि इस बच्चे ने स्पोर्ट्स में ये कोई अवार्ड हासिल किया या कोई जीत हासिल करी, वो सब भी क्लिपिंग्स आप लोग अपने प्रेस में डालते हैं कि ये बच्चा इस लेवल पे ये स्पोर्ट्स खेल के आया, या किसी आर्ट या परफॉर्मिंग आर्ट में वो बच्चे ने यहाँ से यहाँ प्रेजेंट किया अपने आप को, या इस लेवल पे खेल के आया। तो रिजल्ट का टाइम होता है, रिजल्ट के टाइम पर आप रिजल्ट डालते हैं और हम लोग आपको रिजल्ट बताते हैं। जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी गतिविधि स्पोर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड होती है वो भी आपको बताई जाती है, और उसका भी आप उतना ही आदर के साथ अपने अखबार में छापते हैं जितना कि आप रिजल्ट को छापते हैं। तो सभी लेवल पर हम कह सकते हैं कि सभी लेवल पे जो हमारे अचीवमेंट्स होते हैं, चाहे वो रिजल्ट के लेवल पे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स लेवल पे हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट लेवल पे हो, या किसी भी अन्य लेवल पे हो, हम आपके साथ साझा करते हैं और आप सहयोग करते हैं उसको जनता तक पहुँचाने का। उसके बाद 1986 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। उसके बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया।